वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि हम लोग मेरे भाई बहुत दिन के बाद हम लोग क्लास यानी कहने का मतलब क्लास 7 में हम लोग मिल चुके थे। आज हम लोग क्लास 8 में हम लोग भेंट कर रहे हैं यानी डायरेक्ट भेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे मेरे भाई। पिछले वीडियो यानी पार्ट 7 में हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण क्या पढ़े थे मेरे भाई, अवतल दर्पण पढ़े थे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभिसारी अभिसारित दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, हमने पढ़े थे। ठीक। अच्छा तो इस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, हमने जो बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है। तो हम लोग बहुत अच्छा देखने समझे थे कि अभिसारी के अर्थ भैया हम बताए, आप बताए थे कि अभिसारी के अर्थ होता है कि एक बिंदु से जैसे कहने का मतलब एक जैसे एक बिंदु है भैया ना, तो यानी चारों तरफ से आएगा एक बिंदु पर आकर कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा। चारों तरफ से आएगा एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। कहने का मतलब अभिसारी किरण पुंज पे जैसे पढ़ते ना, किरण पुंज किसे कहते थे, किरणों के समूह किरण पुंज कहते थे। तो वही लगी अभिसारी लगी है। अब अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। बोला क्यों कहते हैं, तो बोलेगा हम बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं। बताइए अवतल दर्पण कौन होता है, आपसे पूछते हैं सिंपल सवाल, कौन दर्पण है बताइए तो, ये बताइए कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है, ये अवतल है कि उत्तल है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर हम डायग्राम पा रहे हैं, बताइए अवतल दर्पण अवतल दर्पण पहचान करना, ये पहला है और ये दूसरा है और यहाँ पर तीसरा है और चौथा है। आपको यहाँ पर जवाब देना है। बताइए हमने तो पढ़ा चुका है मेरे भाई, तो आपको बताना। बताइए अवतल दर्पण कुछ होता है, अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें प्रवरता सतह कुछ होता है, उभरा होता है। और उससे सॉरी अवतल दर्पण से प्रवरता कुछ होता है, धासा रहता है। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण से प्रवरता सतह कुछ होता है, उभरा हुआ रहता है। तो बताइए उत्तल दर्पण प्रवरता सतह उभरा, उभरा मतलब समझे जैसे प्रकाश देने से पार होगा मेरे भाई, देने से टकराएगा प्रकाश उभरा रहेगा। अब बताइए जो प्रवरता सतह ये वाला है, इन्हें से प्रकाश नहीं टकराएगा तो कुछ उभरा है ना। तो प्रवरता से तो कुछ उभरा है, उभरा मतलब कौन सा दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण, हम ऊ लिखेंगे तो समझिएगा उत्तल दर्पण। अच्छा बताइए, लिख ही देते हैं उत्तल दर्पण है। ठीक। अब बताइए ये प्रवरता से कुछ है, ये वाला देखिए ये डायग्राम है ना, अंदर से कल क्या है, ऊपर से कुछ उभरा है, उभरा मतलब कौन सा दर्पण, वो उत्तल दर्पण है। जबकि देखिए ये अवतल दर्पण कुछ देखिए, ये अंदर वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, जो प्रकाश किरण देने से मारेगा ना, ये पार्ट कुछ देखिए यहाँ धंसा हुआ है। धंसा मतलब अवतल दर्पण कुछ होता है, धंसा इसे कौन सा दर्पण है, ये अवतल है। तो समझ गए। अब सेम को समझिए, यानी प्रकाश के नीचे कुछ धंसा हुआ पार्ट है, और इधर तो ये वाला पार्ट जो उभरा है, ये जो प्रवर्तक सतह यानी जिससे प्रकाश टकराता है उसको क्या कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो प्रवर्तक सतह कुछ है, धंसा है, धंसा मतलब कौन सा दर्पण हो गया, तो बोलेंगे अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगला बताइए, हमने बताया था मेरे भाई कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहता था, बोलेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश किरण कुछ होता है चारों तरफ से फैलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाता था। अब बताइए ऐसा डायग्राम हम लोग पा रहे था, देखिए हम लोग ऐसे डायग्राम पा रहे थे। मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है आपको बता देंगे, आप कहीं बाहर से कलेक्ट किया मेरे भाई, अंदर वाला पार्ट धासा है, तभी पता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये मान लीजिए M1 और M2 क्या है मेरे भाई, अवतल दर्पण है। इसका कुछ है ध्रुव है, ध्रुव मतलब ये यानी ध्रुव है, ये कुछ है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस, सॉरी फोकस है, और ये कुछ है वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर कुछ इंफिनिटी मतलब अनंत है। समझ रहे बात को। तो आप बताए थे भैया कि जब प्रकाश की कुछ होता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो बोलेगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ होता है समांतर प्रकाश किरणों को, यानी समांतर से प्रकाश किरण से मारे हैं, कुछ करता है एक बिंदु पर अभिसारी कर देता है, एक बिंदु पर कुछ करता है अभिसारी कर देता है, अभिसारी मतलब मिला देता है। टोटल जाके यहाँ मिला फोकस पर, यही डायग्राम पा रहे थे। आप परिभाषा आपको बता दिए थे, अगर नहीं देते तो पार्ट 6 में जाके देख लीजिएगा। संघर्ष ऑनलाइन क्लास हमारी का सरस्ता आपको आ जाएगा। ठीक। और अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख चुकिएगा वीडियो को। आपको पार्ट बाई पार्ट पढ़ा रहा है पूरा, एकदम बेसिक से लेकर एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक। अब देखिए अब पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये हम लोग पकड़ यहाँ पर पढ़ चुके थे। ये आपको मालूम मेरे भाई ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, कुछ अनंत है, ये M1 M2 कुछ है अवतल दर्पण। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। पर अगला पढ़ना हमारा टॉपिक आज का मेरा भाई कि अवतल दर्पण को, हमारा टॉपिक कुछ है, टॉपिक हमारा है कि अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचिए। सुनिएगा, अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचिए। जैसे समझाते हैं मेरे भाई, जैसे घर में जैसे मान लीजिए जब जमीन लेंगे तो बोले जमीन के सर बॉर्डरिंग खींचिए, बॉर्डरिंग खींचते हैं, समझ बात को, तो ये हमारा कब्जा हो गया। वैसे में सेम है कि अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचिए, वही है। तो आइए हम लोग अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचिए, समझिए। पहला सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं, पहला है देखिए ये अवतल दर्पण है,
ये देखिए हम जो डायग्राम पा रहे हैं, कौन सा दर्पण पा रहे हैं अभी? अवतल, क्योंकि पढ़ रहे हैं कुछ अवतल दर्पण। ये हम अवतल दर्पण पा रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। ये M1 आई M2 को है दोस्त, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ से हम एक लाइन खींच रहे हैं, जो बताएंगे अभी कुछ देर पहले बताया ना कि ध्रुव होता है, ये ध्रुव है और ये कुछ फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर जो डॉट डॉट कर दिए कुछ अनंत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। अवतल दर्पण द्वारा किरण आ रही है, सुनिएगा। पहला रूल है ना मेरे भाई कि जब प्रकाश को चाहिए बोलते हैं, लाइट को बोलते हैं मुख अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, ये वाला को बोलते हैं मुख अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। तो जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगा ना, सुनिएगा कि जब प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण मुख अक्ष यानी इसके समांतर, जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाता है तो परिवर्तन हुआ कि बताइए, यहाँ परिवर्तन हुआ कि अपवर्तन? अभी तो अपवर्तन नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि पढ़ा रहा कुछ परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, ना कि रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट पढ़ा है। तो समझिए परिवर्तन होगा। तो जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाता है, ठीक, तो जाने यानी जाता है, तो परिवर्तन के बाद, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद सीधे कौन से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। सुनिएगा, जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाता है तो परिवर्तन के बाद किससे गुजरता है? फोकस होकर गुजरता है। तो पहला हमने यहाँ पर लिखा मेरे भाई, फोकस होकर गुजरता है। तो पहला हम कुछ लिखेंगे, हमारा पहला कुछ है कि जब प्रकाश किरण, कुछ लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के किरण किसके समांतर बोलेगा? तो मुख अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो परिवर्तन के बाद किससे गुजरता है? परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। परिवर्तन के बाद फोकस मतलब कुछ यानी एफ, फोकस मतलब एफ, यानी फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना। पहला स्टेटमेंट मेरा कुछ है कि जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक, कोई भी किरण होगा, तो परिवर्तन के बाद किससे गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं, ये पहला हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा सेम टू सेम यही डायग्राम हम लोग पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये है, मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है? ये हमारा ये अवतल दर्पण है। काय कोई चीज पढ़ रहा है? अवतल दर्पण द्वारा किरण आ रहा है, खींच रहा है, अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख। ये कुछ है, मान लीजिए M1 और ये कुछ है M2 है, यानी M1 M2 कौन सा दर्पण है? बोलेगा अवतल दर्पण है। और यहाँ से कुछ हम खींचे, ये ध्रुव है और ये कुछ है, ये मुख खींचे मेरे भाई, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, और यहाँ पर कुछ इन्फिनिटी मतलब ये अनंत है। समझिए बात को। तब सुनिएगा, हमने बोला मेरे कि जब प्रकाश किरण मुख के समांतर जाएगा तो परिवर्तन के बाद फोकस हो जाता है। अब सेम टू सेम यहाँ उल्टा कर दीजिए। इसे अब मान लीजिए कि मुख के समांतर गया तो फोकस हो गुजरेगा। अब मान लीजिए कि जब प्रकाश किरण फोकस को गुजरता है तो मुख के समांतर जाता है, उल्टा कर दिए। अब अगला बार है कि जब प्रकाश की किरण कुछ है कि जब प्रकाश किरण कुछ होगा, जब प्रकाश किरण कुछ गुजरता है तो फोकस होकर जाता है, किस होकर जाएगा? फोकस से होकर जाता है। देखिए जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरता है, देखिए कहां से गुजरा था? देखिए मुख से जा रहा था, तो फोकस के दिशा में लौटते हुए गुजर जा रहा था। अभी जब प्रकाश किरण मुख यानी फोकस के दिशा में कुछ होता है, फोकस की दिशा में जाता है तो परिवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर कुछ होता है, लौट जाता है। परिवर्तन के बाद किसके दिशा में लौट जा रहा है? मुख अक्ष के समांतर कुछ हो जा रहा है, लौट जा रहा है कि नहीं लौट जा रहा है? देखिए यहाँ परिवर्तन हुआ, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा स्टेटमेंट कुछ हमारा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है। देखिए पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि जब प्रकाश की किरण, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, हमारे साथ लिखते चलिएगा तो बेस्ट है, वरना हमको प्रोवाइड कर देंगे हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में। आप टेलीग्राम मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, संघर्ष ऑनलाइन क्लास, डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करिए, आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगा टोटल। देखिए कि जब प्रकाश किरण, कुछ बोले मेरे भाई कि जब प्रकाश किरण किसके दिशा में? तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के किरण फोकस के दिशा में आपतित होता है, फोकस, जब प्रकाश की किरण इसकी दिशा में, तो बोलेगा फोकस के डायरेक्शन यानी दिशा में आपतित होता है, दिशा में
आपतित आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किसे को गुजरे, परावर्तन के बाद किसे गुजर रहा है, तो बोलेगा मुख अक्ष के समांतर जाता है। परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर जाती है जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना है? आपको पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया, दूसरा स्टेटमेंट समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। पहला स्टेटमेंट में था कि जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा स्टेटमेंट था कि जब प्रकाश किरण फोकस की दिशा में जाएगा तो मुख अक्ष के समांतर प्रवर्तित होगा, लौटेगा। समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम। यहाँ तक इसको समझ में प्रॉब्लम नहीं होगा, विश्वास करते हैं मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा। आपसे सिंपल सवाल बताइए कि सबसे अधिक चाल किसमें होगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भैया कहेंगे सबसे अधिक प्रकाश की जल कहाँ होता है, गैस में होता है। यहाँ तो कोई ऑप्शन ना दिए थे, निर्वात ना दिए थे, गैस दिए थे। अगर जहां निर्वात रहेगा तो निर्वात में मार दीजिएगा। अगला है हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा केवा स्टेटमेंट है, तीसरा है। ये कौन सा दर्पण है, तो बोलेंगे भैया ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण बाहर में जा रहा है, ये अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है, यानी M1 M2 एक अवतल दर्पण है। जो मुख अक्ष यहाँ से देखिए गुजारे, यानी ध्रुव है हमारा, ये ध्रुव है और ये हमारा फोकस है और ये वक्ता केंद्र है और यहाँ पर अनंत है। ठीक, तब बोलेंगे पहला हमारा स्टेटमेंट था, समझ गए कि जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा सवाल स्टेटमेंट था कि जब प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आपतित होता तो परावर्तन का मतलब मुख अक्ष के समांतर चली जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्टेटमेंट है मेरा भाई कि जब प्रकाश किरण, देखिएगा तीसरा स्टेटमेंट है मेरे भाई कि जब प्रकाश किरण मान लीजिए वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होगा ना, देखिएगा जब प्रकाश किरण कुछ होगा वक्ता केंद्र की दिशा में कुछ हुआ, आपतित हुआ। देखिए यहाँ से मान लीजिए इसको हम आपतित किए, यहाँ से आपतित किए, नहीं भेजे। देखिए डायरेक्शन कौन साइड है, इधर से भेजना है, इधर से भेजना है। देखिए जब प्रकाश किरण कुछ हुआ वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ से यदि परिवर्तन होगा तो परिवर्तन के बाद उसी दिशा में वापस कुछ होगा, लौट जाएगा। जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होता है, मतलब जा रहा है, ठीक, तो परिवर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है। कहने का मतलब देहात वाला सुने ना है कि मारेंगे कि जहां से है वहीं लौट जाएगा, समझ मतलब वही बात सेम टू सेम है कि जहां पर प्रकाश किरण दिशा गया और यहाँ परिवर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट गया, यहाँ तो दिक्कत। तो तीसरा स्टेटमेंट कुछ लिखेंगे हम। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र मतलब कुछ मेरे भाई सी बोलते हैं, वक्ता केंद्र के दिशा में आपतित होती है, आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम ना है। हमने तीसरा स्टेटमेंट प्रूव कर दिया है, यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चौथा स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। देखिए चौथा हमारा स्टेटमेंट अवतल दर्पण द्वारा हम लोग 4 किरण आरेख का उल्लेख करेंगे। अवतल दर्पण सेम टू सेम उत्तल दर्पण में किरण आरेख 4 को उल्लेख करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का डायग्राम पार देते हैं। अवतल दर्पण के हमारा डायग्राम हो गया। आप जानते हैं, बताइए कौन सा है, तो बोलेगा M1 M2 हमारा होती है भैया एक अवतल दर्पण है और यहाँ पर हम मुख अक्ष खींच दिए, मुख अक्ष बोलिए, प्रधान अक्ष बोलिए, और ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया, सॉरी ये फोकस हो गया हमारा, और ये वक्ता केंद्र हो गया, और यहाँ पर अनंत हो गया। अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलती है, ये अपरिभाषित बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो अगला हमारा स्टेटमेंट है ना, देखिएगा हमने सबसे पहले गुजारा था, उसके बाद यानी मुख अक्ष के समांतर गुजारा था, फोकस से गुजर गया। अब जब प्रकाश की फोकस की दिशा में आपतित किया था तब मुख अक्ष के समांतर लौट गया था, कोई दिक्कत नहीं आता। तीसरा स्टेटमेंट हमने प्रूव किया कि जब प्रकाश की वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद वापस उसी दिशा में
लौट जाता है। चौथा मेरा स्टेटमेंट है ना, अच्छा बताइए प्रकाश के परिवर्तन में आप लोग पढ़ाए थे ना मेरे भाई, देखिएगा ऐसा पढ़ाए थे कि भैया आपको तो याद होगा कंफर्म है। अरे बोलिए, पापा के पर या माँ के मगरमच्छ काहे चुप है, बोलो। देखिए हम पढ़ाए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जब प्रकाश यहाँ सतह सतह पड़ता था तो पढ़ने के बाद वापस सीधी दिशा लौट जाता था, याद है। तो यहाँ पर जब जहाँ बिंदु घटता था वहां पर कुछ होता सीधा स्टेटमेंट पता करने के लिए कितना डिग्री में झुका करना ना, ये नॉर्मल खींचे थे यानी अभिलंब। तब बताते थे कि मेरे भाई की आपतन को पढ़े थे कौन आई है कौन आर है, ये दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब कि मान लीजिए 2 लाख मारा तो यह 2 लाख मार, बात समझ। अगर एक मान लीजिए 10 रुपया मिला तो एक 10 रुपया मिला। अगर मान लीजिए यह 30 डिग्री पर झुका तो मतलब 30 डिग्री के वापस लौट गया, कोई दिक्कत ना है। मतलब 20 रुपया दिया तो 20 रुपया खा गया, यही बात है सेम टू सेम। इसको 30 रुपया यहाँ से मिला और 30 रुपया वापस खर्च कर दिया, बात बराबर है। समझिए कि आपको बताए थे कि आपतन और परिवर्तन दोनों आपस में बराबर होता है। सेम टू सेम यहाँ यही अप्लाई होगा कि जब प्रकाश की रोशनी होगा, जब प्रकाश की ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, ध्रुव मतलब ध्रुव उसको बोलते हैं, ध्रुव ध्रुव ना समझ लीजिएगा, ध्रुव है ठीक, पोल। जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में आपतित यानी जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में जितना कोण पर आपतित होती है, जितना एंगल पर आपतित होती है, तो परिवर्तन के बाद वापस उतना ही एंगल से लौट जाती है। समझिएगा बात, कहने का मतलब मेरे भाई कि 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है तो लौटेगा कितना डिग्री के एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से वापस लौट जाता है। तब बोले कुछ जब प्रकाश किरण कुछ है, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर कितना यानी कि मान लीजिए जितना डिग्री से यानी जितना कोण से आपतित होती है, आपतित मतलब कुछ हो रहा है मेरे भाई आ रहा है, आपतित मतलब आती है, तो परिवर्तन के बाद उतना ही डिग्री से कुछ होता है, उतना ही कोण से वापस लौट जाती है। परिवर्तन के बाद उतना ही कोण से वापस कुछ होता है, लौट जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोण मान लीजिए थीटा, ये भी कुछ होगा मेरे भाई थीटे होगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। थीटा के आसपास अगर 10 डिग्री ये होगा तो ये 10 डिग्री, अगर मान लीजिए 50 डिग्री रखते हैं तो ये भी कुछ होगा 50 डिग्री होगा। अच्छा बताइए आप लोग सिंपल सवाल करते हैं कि यहाँ से यहाँ का मान कितना होता है, तब बोलेंगे भैया पूरा अर्धवृत्त आकार है मतलब 180 डिग्री है, यही पूरा सर्किल बन जाता है, ये पूरा सर्किल बनता है 360 डिग्री होता था। अब देखिएगा एक मतलब कि यहाँ मान लीजिए बिंदु टकराया है, ये टकराया है और ये टकराया है, समझिए बात को है। अब बीच में देखिए ऐसा नॉर्मल है, इहो थीटा है और इहो थीटा है, लेकिन मतलब सेम टू सेम तो परिवर्तन वाला केस बन गया। हाँ करेक्ट एकदम समझे आप, परिवर्तन वाला केस बना यहाँ पर, यही डायग्राम कैसे करेगा था, परिवर्तन वाला बन गया कि ना बन गया। तो समझिए कि आपको परिवर्तन दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि जितना डिग्री से कौन से टकराया वो आपको उतना ही कौन से लौट गया, तो परिवर्तन का सिंबल। हाँ आप करेक्ट समझे। इसको कुछ लिखेंगे, चौथा हमारा स्टेटमेंट कुछ होगा। तो चौथा स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कुछ कि जब प्रकाश किरण, लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण प्रकाश जब प्रकाश के किरण 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 ध्रुव पर जितना कोण जितना कोण से, ध्रुव मतलब समझ रहा कुछ पी, ध्रुव पर जितना कोण से आपतित होती है आपतित होती है आपतित होती होती है, तो परिवर्तन के बाद उतना ही कोण से उतना ही उतना ही कोण से लौट जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है, परावर्तित होती है, परावर्तित बोलिए या लौट जाती है, परिवर्तित बोलिए या लौट जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना है, एक मतलब डायग्राम ऐसा पढ़ लीजिएगा अब फिर से मुद्दे दिखा दीजिएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना है। हमने चारों स्टेटमेंट को अध्ययन किया। पहला स्टेटमेंट मेरा था मेरे भाई अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख पढ़ रहे थे हम लोग सबसे पहले। जिसके बाद हमने पढ़ा सबसे पहले कि जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर रहेगा तब फोकस दिशा में लौट जाएगा, पहला पढ़े। दूसरा पढ़े थे हम लोग कि जब प्रकाश किरण मान लीजिए कि फोकस की दिशा में आपतित हो रहा है तो मुख अक्ष के समांतर कुछ होगा, लौट जाएगा। तीसरा पढ़े कि जब प्रकाश किरण वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद वो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। एक मतलब कहने का मतलब कि एटीएम में हम 50 रुपया रखे ना तो वापस वही 50 रुपया दे दिया, नहीं उसी जैसे हम दिए वैसे वापस लौटा दिया। जैसे मान लीजिए आपको हम 20 रुपया दिए फिर कहें दो, फिर वापस दिए लौट गया, यानी सेम टू सेम हमारा 20 का 20 लौट गया। सेम टू सेम वही बात है कि जब प्रकाश किरण यानी वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वापस उसी दिशा में लौट आता है। चौथा स्टेटमेंट था मेरा भाई कि जब प्रकाश किरण ध्रुव पर जितना कोण के पर आपतित होगा तो परिवर्तन के बाद यानी उतना ही कोण पर कुछ होगा, लौट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। तो अगला हमारा यहीं पर होगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां, यानी भैया कहने का मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हमको पास मान लीजिए 50 रुपया, तो 50 रुपया खर्च करने का नियम होगा ना
मान लीजिए 50 रुपए हम 5 रुपए कलम ले लिए, 10 रुपए कॉपी ले लिए, कलर शीट ले लिए, रबड़ ले लिए, ये सब बहुत सारा, ठीक है। तो कहने का मतलब अलग 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 वही पैसा को अलग अलग माध्यम में खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात तो सही है कि अलग अलग स्थिति में खर्च कर रहे हैं। तो बताइए, तो यह तो प्रतिबिंब तो बनेगा ना भैया, इमेज तो बनेगा, तो स्थितियां पढ़ेंगे ना कि प्रतिबिंब बनाने कितनी स्थितियां हैं, समझिए। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का 6 स्थिति है, समझिए। जैसे आपको पास पैसा खर्च करने का अलग अलग स्थिति था, अलग पूछा। अब बताइए 50 रुपया कैसे उठाए, तो आप जवाब देंगे ना कि यहाँ पर जैसे कॉपी लिए, कलम लिए, कलशीट लिए, रेजर लिए, तो अब बताइएगा कि हाँ यहाँ माध्यम में खर्च किए। सेम टू सेम है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा मतलब, बोलिए अवतल दर्पण का प्रतिबिंब के 6 स्थितियां, ठीक। तो आइए अवतल दर्पण को प्रतिबिंब के 6 स्थितियों का वर्णन करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन अगला कुछ होगा, हमारा क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के स्थितियों प्रतिबिंब के स्थितियों का वर्णन करें, समझिए बात को। अगर मान लीजिए कि आपको अवतल दर्पण की स्थिति वर्णन नहीं करे आता है, तो समझिए कि आप लोग सब अगर क्लास मान लीजिए कि अवतल दर्पण को स्थिति वर्णन नहीं करने आएगा और नहीं सीख पाए, तो आप दर्पण सूत्र सिद्ध करने में असफल हो जाइएगा। आपको सबसे पहले पता न रहेगा कि भैया फोकस के ध्रुव कहते हैं, सब तो मालूम है, मगर आपको पता होना चाहिए जैसे 6 नंबर का सवाल करता है आपको सिद्ध करने के लिए, आपको मालूम है फिजिक्स में 6 नंबर का सवाल करता है। तो सबसे पहले कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थितियां को वर्णन करना है, तो बोलेगा आंसर लिखेंगे अवतल दर्पण की स्थिति क्या होता है, लिखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के 6 स्थितियां होते हैं। लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के 6 स्थिति होते हैं, स्थिति होते हैं। आप पूछा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की कितनी स्थिति होती है, बोलेगा 6 स्थिति होती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताते कौन कौन स्थितियां होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे बंदा वो खर्चा किया, बंदा मतलब बच्चा खर्चा किया, वहां पैसा 50 रुपया खर्चा किया, तो जोड़ा दिया, तो आप जोड़ाएंगे ना भैया कि 6 स्थिति है, तो कौन कौन स्थिति है जो प्रतिबिंब वहां बनता है। तो आइएगा, सबसे पहले बताइए मेरा भाई कौन सा दर्पण है। आप कहेंगे भैया आप पढ़ा रहे हैं अवतल दर्पण है, मतलब आपका हेडिंग है अवतल दर्पण, मतलब ये अवतल दर्पण पढ़ा रहे हैं, बात तो सही है। लेकिन मतलब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। खुद मजे से पढ़िए, यहाँ से कोई दिक्कत ना है, हम फुल इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना, एकदम डरना नहीं है ना किसी से। M1 M2 एक कौन सा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। अब बताइए यहाँ से लिखिएगा, ये पहला कुछ है मेरा भाई, यहाँ पर ध्रुव है, कुछ है ध्रुव यानी P है। दूसरा कुछ है फोकस है, यहाँ पर कुछ है वक्रता केंद्र है, और ये कुछ है अनंत है। समझ रहे बात को, टूटी रेखा या अनंत है। पता प्रतिबिंब की 6 स्थिति बताया, आप कौन कौन स्थिति है। तो पहला स्थिति है, सुनिएगा, पहला स्थिति है कि जब प्रकाश के, सुनिए, जब पहला स्थिति है कि वस्तु को जब भी बनेगा तो कुछ रखेगा वस्तु को, कि वस्तु को पहला स्थिति है कि यहाँ रखना चाहिए वस्तु कहाँ, सबसे पहले ध्रुव, ये कुछ है ध्रुव और फोकस के बीच, पहला कुछ है यानी ध्रुव और किसके बीच, फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच ये वस्तु को रखें। देखिए ये वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है, पहला सिचुएशन है मेरा है कि ध्रुव और फोकस के बीच पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि डायरेक्ट, अभी देखिए के बिंदु 1 2 3 4 वो है, तो सबसे पहले सिचुएशन है ध्रुव पर फोकस के बीच, उसके बाद कहाँ बचा, डायरेक्ट फोकस है, तो अगला रखें कहाँ, फोकस पर रखें, डायरेक्ट यहाँ पर फोकस पर रखें। दूसरा सिचुएशन कहाँ बना, फोकस पर। पहला हमारा सिचुएशन है, दूसरा डायरेक्ट कहाँ रखें, फोकस पर रखें। दूसरा कहाँ रखें, फोकस पर, ये हमारा दूसरा सिचुएशन है। और तीसरा कैसे रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र के बीच रखें, यानी फोकस एफ और उसका सी के बीच रखें, के बीच। 3 स्थिति यहाँ पर हो गया, तीसरा स्थिति हो गया, यानी पहला स्थिति, दूसरा, तीसरा। अगला रखें कहाँ, चौथा स्थिति में कहाँ, वक्रता केंद्र पर रखें, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखें। ये हमारा चौथा स्थिति होता है, कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र मतलब सी पर रखें, यानी सी पर रखें, सी पर रखें, ठीक।
पांचवा स्थिति कुछ होगा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, यानी अनंत, ये पांचवा हमारा स्थिति हो गया अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, यानी अनंत, अनंत बोलिए, अनंत, अनंत और किसके बीच, वक्ता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र के बीच हो गया, यानी कहने का मतलब अनंत और यानी वक्ता केंद्र के बीच। यहाँ तो कुछ दिक्कत, पांचवा स्टेटमेंट कुछ है अनंत पर डिरेक्ट है, अगला कुछ है अनंत परक है वस्तु को, छठा सिचुएशन कुछ बना हमारा अनंत बना, तो वस्तु के छठा स्थिति कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर रखिए, अनंत पर मतलब रखें। तो आपको 6 स्थिति हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग 6 स्थिति समझ गए। तो पहला वस्तु कहाँ रखें, ध्रुव पर कहाँ रखेंगे, फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव पर फोकस के बीच। दूसरा सिचुएशन कहाँ पड़ा है कि डायरेक्ट फोकस पर रखेंगे। अब तीसरा सिचुएशन है कि फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे। और चौथा सिचुएशन है कि वक्ता केंद्र पर रखेंगे। पांचवा सिचुएशन बना कि वक्ता केंद्र अनंत के बीच रखेंगे। और छठा सिचुएशन है अनंत पर रखेंगे। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत न होगा। अगर अगर छोटी सी अगर वीडियो में भाई कुछ भी अगर सीखने को मिला हो, ठीक, अगर जहां भी हमसे अगर मिस्टेक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना राय जरूर सलाह करिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई चैनल से जरूर बने रहिएगा। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं मेरे भाई, जय हिंद।